असल जो वजह है बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी के गुस्से की, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से की, उसकी जो असल वजूहत है वो 5 या 6 हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिका जो एक्सपेक्ट करता था कि पाकिस्तान किसी तरह से अमेरिका को एक अपनी मर्जी की हुकूमत अफगानिस्तान में रखने में मदद करे ताकि वहां एक पॉलिटिकल चेंज ना आए, वो चीज नहीं हो सकी और उसका अमेरिका में बहुत दुख है, सदमा है, गम है, गुस्सा है और वो गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में इसलिए एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट रखना चाहता था, ये शायद अभी भी चाहता हो, जिसका मकसद ये था कि इस खत्ते को आपने कैसे मैनेज करना है जहां एक तरफ न्यूक्लियर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, फिर सेंट्रल एशिया और रशिया के हैं और फिर उसमें चीन है। तो अमेरिका का यहाँ जो फुट रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और जब वो यहाँ से उनको निकलना पड़ा तो उसका उनको बहुत दुख है, उसका उनको बहुत गम है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि अमेरिका ने ये फैसला कर लिया कि इंडो यूएस जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसको स्ट्रेंथन करना है, पाकिस्तान को चीन के इन्फ्लुएंस से निकाल के हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस में लाना है, जिसको पोलाइट टर्म्स में कहा गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ती होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमतों को मजबूर करना था। ये कोशिश की गई कि आप हिंदुस्तान के साथ पीस करें हिंदुस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन में, जैसा मैंने शायद पहले एक्सप्लेन किया कि आरएसएस और बीजेपी की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं हो सका और फिर ऐसी हुकूमत आ गई पाकिस्तान में इमरान खान की जिसने इस इशू पे डिक्टेशन लेने से कतई तौर पर इनकार कर दिया। फिर एक और इशू ये है कि ट्रंप ने इमरान खान को एंगेज अगर किया तो इसलिए कि ट्रंप इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर नहीं था, जबकि उसके बाद जब बाइडेन आया तो बाइडेन चूंकि एक इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस को अमेरिका में रिप्रेजेंट करता था, उसने इमरान खान की हुकूमत को सिरे से एंगेज करने से इनकार कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि 4 बरस के बाद भी पाकिस्तान में अभी तक अमेरिका का फॉर्मल एम्बेसडर जो है जो होना चाहिए वो पाकिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट मुल्क में जिसको नॉन नेटो स्ट्रेटेजिक एलाय कहा गया, जिसको बहुत बड़ा एलाय माना जाता था आज से कुछ साल पहले तक, उसमें इस वक्त अमेरिका का फॉर्मल एम्बेसडर ही नहीं है। और फिर इमरान खान जैसी शख्सियत जो जिसको एक्चुअली वेस्टर्न लीडरशिप के साथ बात करने में, रिलेशनशिप बनाने में, इक्वेशन बनाने में बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, वो लीडर जो है वो वेस्टर्न लीडरशिप से टोटली तौर पे उससे अलग थलग कर दिया गया, उसे आइसोलेट कर दिया गया। ये तो एक ओवरऑल बैकग्राउंड है, लेकिन इस वक्त कम से कम 3 इंतहाई प्रेसिंग फैक्टर्स हैं जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का बायस बन रहे हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि अफगानिस्तान से निकलते हुए अमेरिका को ये तवक्को थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसे शायद किसी लेवल पे कन्वे भी किया गया, फॉर्मली अगर कन्वे नहीं भी किया गया, कि पाकिस्तान में अमेरिका को ड्रोन सर्वेलेंस के लिए, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए अफगानिस्तान के ऊपर एक स्पेस मिलनी चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो जाहिर है कि इससे अमेरिका के लिए ये बहुत ज्यादा अनपैलेटेबल था, नाकाबिले बर्दाश्त था, ये बड़ा इंसल्टिंग था। दूसरी चीज ये थी कि आपने देखा कि इस साल के शुरू में जनवरी में एक सो कॉल्ड वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट हुआ जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस डेमोक्रेसी समिट में से वाइजली जाने से गुरेज किया क्योंकि ये डेमोक्रेसी समिट खालिस्तान चीन के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया गया था। ये दूसरी चीज हो गई जिसे बहुत इंसल्टिंग समझा गया। तीसरी चीज ये हुई कि जब विंटर ओलंपिक्स का अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने बाइकआउट किया तो पाकिस्तान को इनवाइट किया गया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां गए और यूं पाकिस्तान और चीन के रिलेशनशिप को नए सिरे से बड़े मजबूत तरीके से रीअफर्म किया गया। ये भी एक थॉर्नी पॉइंट है। चौथा ये कि एक ऐसे मौके पे रूस से इन्विटेशन था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रूस पे गए, एक ऐसे डिफिकल्ट मौके पे जब रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने का पूरा सीन था और फिर 24 तारीख को जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां थे, वो तो खैर प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ी ज्यादती की, वो एक दिन के बाद भी अटैक कर सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौजूदगी में रूस की फौजें जो है वो पूरे यूक्रेन पे हमला आवर हो गई और ये भी एक बहुत अनपेलेटेबल चीज है जिसने बड़े खतरनाक ऑप्टिक्स जो है वो जनरेट किए। और फाइनली ये है कि अभी इसी हफ्ते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोट में 22 मगरबी ममालिक ने, अमेरिका समेत 22 मगरबी ममालिक ने जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को खत लिखा, उस खत को मीडिया में लीक कर दिया गया जिसमें कहा गया कि आप यूएन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ वोट डालें। पाकिस्तान ने वहां पर एब्सटेन किया, पाकिस्तान के पास ये मुमकिन ही नहीं था कि पाकिस्तान वहां रूस के खिलाफ वोट डालता। अभी एक हफ्ता पहले आप वहां से गार्ड ऑफ ऑनर लेकर आए, तो ये भी एक थॉर्नी पॉइंट है। ये वो इमीडिएट बैकग्राउंड है जिसमें अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का ये माइंड और ये फैसला बिल्कुल विजिबल होकर हमारे सामने नजर आ रहा है। लेकिन हमें सिर्फ इस पे नहीं सोचना चाहिए कि इमीडिएटली क्या हुआ। जैसे मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया कि इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कभी भी किसी भी लेवल पे, जब ये हुकूमत आने वाली थी और जब ये आ गई 2018 में, किसी भी लेवल पे इस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया गया और मुसलसल ये कोशिश की गई कि इस हुकूमत का सर्वाइवल मुश्किल से मुश्किल बना दिया जाए। तो ये हमारे रिजीम चेंज के ऊपर अमेरिका की एजेंसीज की बड़ी स्पेशलाइजेशन है रिजीम चेंज में, हुकूमतों को कैसे गिराना है, कैसे बदलना है और अपनी मर्जी की हुकूमत कैसे लानी है। इसकी बड़ी लंबी तारीख है। अमेरिका की बड़ी इसमें एक्सपर्टीज और बड़ी महारत जो है वो पाई जाती है। जैसे कि 1977 में, हम पाकिस्तान में तकरीबन नियर कंसेंसस है, 1977 में, जुलाई 1977 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ जो मूवमेंट चलाई गई 1977 में पीएनए की, वो एक अमेरिकन स्पॉन्सर्ड मूवमेंट थी। फिर जब वो मूवमेंट के साथ तकरीबन सुलह हो गई जुल्फिकार अली भुट्टो की, तो 5 जुलाई 1977 में उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और वहां पर जो
ऐनी शाहिद हैं उस जमाने के, वो बताते हैं कि किस तरह से उस वक्त के अमेरिकन एम्बेसडर और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल ज़ियाउल हक, उनके दरमियान किस किस्म के रवाबत थे। सो मच सो कि उस जमाने में अमेरिकन एम्बेसी अतातुर्क एवेन्यू पे होती थी, डिप्लोमेटिक एनक्लेव में नहीं थी। और 4 जुलाई के फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया, अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के कहा कि मैं वहां पे आऊंगा, मैं वहां पे आना चाहता हूं। और फिर वो 4 जुलाई के इवेंट पे पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उनको रिसीव किया अमेरिका के एम्बेसडर ने नहीं, बल्कि अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ने उनको रिसीव करके एक टेंट में बिठा लिया। और उस वक्त अमेरिका के जो उस वक्त के एम्बेसडर थे वो जनरल ज़ियाउल हक के साथ एक दूसरे टेंट में 1-1.5 घंटे तक डिस्कशंस करते रहे। एक ऐसे मौके पे जबकि पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर दूसरे टेंट में जूनियर फंक्शनरी के साथ बैठा हुआ। ये आई विटनेस अकाउंट है जो उस वक्त के जो सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने ये मंजर देखा, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा उसी वक्त की बात क्लियर हो गई थी कि ये फैसला हो चुका था कि प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत को हटा दिया जाएगा। अब जाहिर है कि मौजूदा पाकिस्तान में इस किस्म का मिलिट्री एक्शन और इस किस्म की मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है और नहीं हो सकती है, यहाँ पर कोई और हथकंडा होगा। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अमेरिका का जो मेन टूल था वो तो ये था कि फौज को इस्तेमाल किया जाए, उससे पहले ऐसे हालात पैदा किए जाए सड़कों पे कि जिसके बाद फौज को इस्तेमाल करने का जवाब हो। जिस तरह से मोहम्मद मोरसी की हुकूमत को जून 2013 में हटाया गया और जनरल सिसी को उनकी जगह लाया गया, ये बहुत ही क्लासिक एक मेथोडोलॉजी है कि क्राइसिस पैदा करें उसके बाद फौज को इस्तेमाल करें। लेकिन गुज़श्ता 20 बरस में भी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मिलती हैं। नवंबर 2003 में जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन लाया गया, एक माहौल बनाया गया, उसके बाद हुकूमत को निकाल के बाहर फेंका गया। एडवर्ड शोर्डनार्जी की हुकूमत को, एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को जॉर्जिया में लाया गया रोज रेवोल्यूशन के नतीजे में। फरवरी 2004 के जून में गलबन यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन लाया गया, प्रो रशियन गवर्नमेंट को निकाला गया, उसकी जगह एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया। फिर अरब स्प्रिंग आपने देखा 2011 और 12 में कैसे मुख्तलिफ हुकूमतों को तब्दील किया गया। और फिर 2014 की फरवरी में दोबारा यूक्रेन में जो उस वक्त का पॉपुलरली इलेक्टेड रशियन प्रो रशियन प्रेसिडेंट था उसे निकाला गया और एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को यूरो मैदान जिस मूवमेंट को कहते हैं उसके नतीजे में उसको वहां पे लाके इंस्टॉल कर दिया गया। पाकिस्तान में भी इस वक्त एक माहौल बन रहा है हुकूमत को तब्दील करने का। गुज़श्ता चंद हफ्तों से इसके हवाले से बहुत सी हमें फीवरिश एक्टिविटी नजर आती। इस फीवरिश एक्टिविटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ। इसके बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसे पीपल्स पार्टी है और कैरेक्टर्स, ये सब इसके माइनर कैरेक्टर्स हैं। इन सब की इंटरेस्ट नहीं है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में हुकूमत शायद गिरे या फौरी तौर पर इलेक्शन हो। इलेक्शन फौरी तौर पर जो है वो इनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो जो की कैरेक्टर है इस पूरी मूव को समझने के लिए वो एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ है जो 2019 के अक्टूबर नवंबर से लंदन में मौजूद है। और जब उनको लंदन भेजा जा रहा था उसमें पता नहीं हुकूमत की हिकमत अमली थी, एस्टैब्लिशमेंट की हिकमत अमली थी, अदालतों की हिकमत अमली थी, आज कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन वो जो कोई भी हिकमत अमली थी, इस खाकसार ने उस वक्त भी टेलीविजन प्रोग्राम्स में सवाल उठाया था, जहां जहां मौका मिला सवाल उठाया था कि जब भी कोई की लीडर एक बैरूनी मुल्क पे खास करके लंदन में जाके बैठ जाएगा तो उसके साथ बैनुल अक़वामी ताकतों की, वहां की एजेंसीज के, वहां के मीडिया के, वहां के जो अहम इदारे हैं उनके उसके साथ रवाबित बनेंगे। उसकी एक्टिविटीज को ना कोई देख सकेगा ना कोई मॉनिटर कर सकेगा। इस वक्त जो कुछ भी प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के जहन में है। उनके जो बहुत इंटेलिजेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गुज़श्ता 3 हफ्ते से जो पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम्स में आते हैं तो एक सवाल जो उनसे बहुत कम पूछा गया, जो बहुत ज्यादा पूछा जाना चाहिए था लेकिन पूछा गया है, लेकिन वो ये है कि आप इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक क्यों लाना चाहते हैं जबकि एक जनरल इलेक्शन को अब साल सवा साल रह गया है, किसी वक्त भी मार्च अप्रैल 2023 के बाद तो जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। तो उसके एक तो पहले सवाल बहुत कम पूछा गया, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब उसका ये मिलता है कि क्योंकि हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं महंगाई की वजह से अवाम पिस रहे हैं, वो इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अब इस हुकूमत को ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब ये सवाल पूछा जाता है काउंटर में तो फिर अगर आप पाकिस्तान की आवाम को इकोनॉमिक रिलीफ देना चाहते हैं, उनके हालात बेहतर करना चाहते हैं तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप महंगाई से कैसे डील करेंगे, आप पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, IMF के प्रोग्राम से या बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से किस तरह से बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन हासिल करेंगे, तो कभी उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता। चंद दिन पहले जब इमरान खान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में और इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में 10 और 5 रुपए की कमी की फी यूनिट के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जो उसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल आया वो उन्हीं ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से आया जिन्होंने बरमला ये कहा कि जो चीज ये हुकूमत कर रही है इसकी तो कोई इकोनॉमिक सेंस ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात आपकी किस्म सही है कि हुकूमत को ये रियायत देने के लिए तेल की कीमत में और बिजली की कीमत में 300 अरब से ज्यादा का 30 जून तक खसारा या लायबिलिटी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन विच एक्चुअली ब्रिंग्स अस बैक टू द सेम क्वेश्चन कि अगर ऑपोजिशन इस हुकूमत को गिराती है, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, कोई और हुकूमत आ जाती है तो फिर वो कहां से अवाम के लिए रिलीफ लेके आएगी। मेरा आर्गुमेंट ये है कि अगर एक इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट यहाँ पे आती है तो उस गवर्नमेंट को
उस किस्म की इकोनॉमिक रिलीफ जिसपे आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगी, सिर्फ अमेरिका और अमेरिका का कंट्रोल जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, जिसमें IMF है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं, वही उसको वो रिलीफ दे सकते हैं कि उसे ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पैसे मिलने लग जाएं, उसको कोई ऐसी कंसेशंस मिलने लग जाएं कि वो अपने आप को आवाम के लिए सक्सेसफुल बन के दिखा सके। फिर क्या सवाल आता है कि अगर एक ऐसी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आती है तो वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को अमेरिका के लिए क्या करना होगा? दो एरियाज हमें क्लियरली नजर आते हैं। एक, उसे चीन से पीछे हटना होगा, उसे सीपेक के प्रोजेक्ट जहां चीन की ऑलरेडी $30 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, उसे वाइंड अप करना होगा, उसे खत्म करना होगा। दूसरी तरफ उसे हिंदुस्तान के साथ वो ताल्लुकात दोबारा हिंदुस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन पे बढ़ाने होंगे जो प्रोसेस 2018 से रुका हुआ। ये दो चीजें ऐसी हैं जो उस हुकूमत को करनी होंगी।